नमस्कार, मैं राम सिकरवार आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ इन्वायरमेंट के लिए या पर्यावरण अध्ययन के लिए। जो रीट में राजस्थान टीचर के लिए एक सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, उसमें एक टॉपिक है आपका परिवार। तो आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ उसी टॉपिक को कंप्लीट कराने, या फिर कहें तो इन्वायरमेंट में जो भी सब्जेक्ट में आपका सिलेबस है उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा रीट के लिए। तो आपका पहला टॉपिक है परिवार। परिवार में आपको दिया है परिवार क्या होता है, परिवार का अर्थ क्या है, परिवार की बुराइयां क्या होती हैं, परिवार कितने प्रकार से होता है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, बहुत सारे बच्चों के लिए नियम कानून हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं। उन्हीं को समझाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो चलो ये आया हम शुरू करते हैं। परिवार, परिवार क्या होता है? परिवार, भाई परिवार शब्द जो है वो लैटिन भाषा से बना हुआ है। परिवार किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा से। भाई परिवार लैटिन भाषा से बना हुआ है तो जिसका अर्थ होता है समूह या नौकर। परिवार का अर्थ क्या है? हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ ले कि परिवार का अर्थ बताएं, तो उसमें आपको कुछ भी दे देगा और एक शब्द दे देगा नौकर। तो कुछ लोग सोचेंगे नौकर, नौकर कौन सा अर्थ होता है भाई परिवार का? तो परिवार का अर्थ होता है समूह या नौकर। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं परिवार। परिवार क्या होता है? परिवार होता है वह स्थान जहां दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगों के व्यक्ति निवास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भिन्न भिन्न लिंगों के लोग जहां भी निवास करेंगे वो परिवार बन जाएगा। उनके बीच में एक संबंध होना आवश्यक है। उनके बीच में क्या होना आवश्यक है? एक संबंध। और संबंध में क्या हो सकता है? पति पत्नी, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी रिलेशन है हो सकते हैं। तो जब बनेगा एक परिवार। ऐसे ही अगर कोई पूछ देगा, हमसे ही पूछ देगा, बहुत सारी कमेंट आती हैं तो उसमें पूछ देगा कि भाई दो लोग हैं जो लिविंग में रहते हैं, लड़का और लड़की, क्या वो परिवार हो सकते हैं? नहीं, वो परिवार नहीं होंगे। क्योंकि परिवार इसलिए नहीं है, परिवार को समाज स्वीकृति देता है और लिविंग को आपको कानून स्वीकृति देता है, लेकिन समाज स्वीकृति नहीं देता है। समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों को या भिन्न भिन्न लिंगों के स्थायी जगह पर रहने को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, जिसमें आपके माता पिता और उनके बच्चे होने चाहिए। इसीलिए कुछ परिभाषाएं दी हैं वैज्ञानिकों ने, कुछ परिभाषाएं दी हैं। देखो मैं आपको एक बता दूं, ये जो टॉपिक है परिवार, परिवार जो टॉपिक है ये समाज शास्त्र में, समाज शास्त्र से उठाया गया है। ये टॉपिक आपका समाज शास्त्र में है और वहीं से उठाया गया है। तो यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं, समाज शास्त्र के जनक आगस्ट काम्टे को कहा जाता है। समाज शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आगस्ट काम्टे को। तो आगस्ट काम्टे ने क्या कहा है? आगस्ट काम्टे ने कहा है परिवार के लिए कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, क्योंकि परिवार बिल्कुल इकाई है समाज की। क्योंकि समाजीकरण की प्रथम एजेंसी या प्रथम पाठशाला कौन है? समाजीकरण की प्रथम एजेंसी है आपकी परिवार। क्योंकि बच्चा समाजीकरण की चीजें कहाँ से सीखता है? स्टार्टिंग में कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है समाजीकरण का? परिवार से। उसके बाद में वो जाता है स्कूल या आड़ पड़ोस में। तो समाज की आधारभूत इकाई कौन है? परिवार। समाज की आधारभूत इकाई कौन है? परिवार। क्वेश्चन पूछ देगा कि समाज की आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? परिवार को। या फिर कह देगा किसके अनुसार परिवार को समाज की आधारभूत इकाई कहते हैं? आगस्ट काम्टे को। ये क्वेश्चन पूछा गया रीट में कि परिवार को समाज की आधारभूत इकाई किसने कहा है? आगस्ट काम्टे ने। ठीक है, अगला चलते हैं प्लेटो के। प्लेटो ने क्या कहा है?
प्लेटो ने कहा है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। तो बालक की प्रथम पाठशाला पूछ सकता है, अब की बार हो सकता है पूछ दे, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? तो परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार। यदि पूछ दे बालक की प्रथम गुरु कौन होता है, तो बालक का प्रथम गुरु होती है उसकी माँ। बालक के प्रथम गुरु होती है उसकी माँ, और माँ कहाँ रहती है? परिवार में। तो इसीलिए प्लेटो के द्वारा कहा गया है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। अगले आते हैं भाई लूसी मेयर। लूसी मेयर क्या कहते हैं? परिवार ग्रस्त समूह है। भाई बिल्कुल ग्रस्त समूह है, शादी होने के बाद बिल्कुल ग्रस्त में आ जाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं लूसी मेयर? परिवार ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। परिवार क्या है? एक ग्रस्त समूह है जिसमें उसकी माता पिता और संतान रहती है। बिल्कुल सही बात है, ये लूसी मेयर के अनुसार है। एक मैकाइवर एवं पेज, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। भाई बिल्कुल सही है कि धर्मों में कहा गया है कि संतान उत्पत्ति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसीलिए मैकाइवर और पेज कहते हैं परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था। आगे देखते हैं परिवार की विशेषता। परिवार की विशेषता क्या है? परिवार कैसे कैसे मिलके बनता है, या परिवार क्या होता है, या परिवार की विशेषताएं क्या है? परिवार की विशेषताएं मैंने बता रहा हूं आपको कि परिवार में कम से कम दो भिन्न लिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हैं। दो भिन्न लिंग वाले जैसे पति और पत्नी, पति और पत्नी और उनके बच्चे। भाई देखो, ये नहीं कह सकते हैं कि भाई पति और पत्नी, देखो रिलेशन होना अनिवार्य है लेकिन ब्लड रिलेशन होना अनिवार्य नहीं है, ये याद रखना। रिलेशन होना अनिवार्य है लेकिन ब्लड रिलेशन होना अनिवार्य नहीं है। तो रिलेशन में यदि हम कह सकते हैं, अगर आप लोग कहें कि भाई जो एक लड़का और लड़की सम कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, लड़का और लड़की लिविंग में रहते हैं, तो वो परिवार नहीं है। उसकी स्वीकृति एक कानून भले ही दे सकता है लेकिन समाज नहीं दे सकता है। तो भिन्न लिंग वाले रहते हैं लेकिन उनके बीच में एक समाज द्वारा स्वीकृत संबंध होना जरूरी है। जैसे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और उनके बच्चे साथ में रह सकते हैं। भिन्न लिंग वाले होना अनिवार्य है, समलिंग वाले अनिवार्य नहीं है। यदि आपसे कहें पुरुष ही पुरुष रहते हैं तो उसे हम परिवार की श्रेणी से नहीं कह सकते हैं, भिन्न लिंग वाले होना जरूरी है। विवाह एवं यौन संबंध अनिवार्य है। भाई विवाह है, हिंदू धर्म में भी कहा है और भी धर्म में कि विवाह हुआ है तो बच्चों की प्राप्ति भी अनिवार्य है। समाज को भी देखा होगा, जिस महिला या जिस दंपत्ति के यहाँ पे पुरुष या बच्चे नहीं होते हैं तो उन्हें किस भावना से देखा जाता है। ये हालांकि समाज की बुराई है लेकिन फिर भी परिवार में ये कहा गया है विवाह एवं यौन संबंध अनिवार्य है। परिवार में प्रजनन क्रिया आवश्यक है, बिल्कुल सही है। परिवार में प्रजनन क्रिया आवश्यक है, जिससे ही तो परिवार बनेगा और बढ़ेगा, जब ही तो परिवार बनेगा। अगला देखते हैं समान आवास, समान भोजन और सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग। ठीक है, तो समान तो आवास है, ये तो है नहीं कि परिवार का एक सदस्य कहीं है, एक सदस्य कहीं है, एक सदस्य कहीं है, तो वो परिवार कैसे बनेगा? भाई परिवार में समान आवास, समान भोजन और सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होती है। परिवार में मान लीजिए, अभी मैं आपको बताया था कि संयुक्त परिवार में सभी लोग रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, पुत्र, दादा दादी, मम्मी पापा। अब इन सभी लोगों की आय एक साथ जमा होती है, यानी कि जिन लोगों की एक साथ जमा होती है आय,
तो वो भी क्या है, परिवार की एक विशेषता है। भाई अगला देखते हैं, माता पिता के ऊपर बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी होती है। भाई बच्चों की लालन पालन की जिम्मेदारी किसकी होती है, माता पिता की होती है। माता पिता नहीं हो, दादा दादी हो, उनके संरक्षक हो, तो वही तो परिवार है। परिवार में अपने बच्चे की जिम्मेदारी उनके माता पिता के ऊपर होती है, तो ये क्या है, एक परिवार की विशेषता है। बच्चों के बीच में अपनत्व का भाव होता है, बिल्कुल सही है भाई। बच्चे जो होते हैं उनमें अपनत्व का भाव होता है। चाचा का लड़का है, चाची का लड़का है, या अपने दादा दादी चाचा चाची, यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें क्या होता है, अपनत्व का भाव होता है। लेकिन एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त संबंधों का अनिवार्यता नहीं है, कि रक्त संबंध ही होना अनिवार्य, ये अनिवार्य नहीं है। रक्त संबंध जरूरी नहीं है कि रक्त संबंध हो तभी वो परिवार का हिस्सा है। तो इसमें मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता हूं कि नौकर, भाई नौकर क्या होता है, परिवार का पार्ट होता है। दत्तक पुत्र क्या होता है, दत्तक पुत्र या पुत्री या पुत्री, ये भी परिवार का हिस्सा है, लेकिन ब्लड का रिलेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार का पार्ट है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से परिवार का हिस्सा नहीं है, दादा दादी पोता पोती, एक ऑप्शन दे देगा, नौकर दत्तक पुत्र, ये सभी हैं, उपयुक्त सभी। तो आप तो लगा सकते हो भाई कि ये नहीं है, क्वेश्चन दे देगा नौकर परिवार का पार्ट है नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना ये बहुत जरूरी है, नौकर दत्तक पुत्र ब्लड रिलेशन नहीं है, खून का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये परिवार का हिस्सा है। और मैंने बताए थे और फिर बताता हूं, परिवार कि हमें ये दो ही पढ़ने हैं, एकल परिवार संयुक्त परिवार। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन में 4 परिवार के उदाहरण दे देगा, तब दिक्कत हो जाएगी। उसमें क्या है, देखो एकल परिवार क्या है, एकल परिवार को हम नाभिकीय परिवार भी कहते हैं, एकल परिवार को नाभिकीय परिवार भी कहते हैं, केंद्रीय परिवार भी कहते हैं, जिसमें कम से कम 2 पीढ़ी होना अनिवार्य है। कम से कम 2 पीढ़ी यानी कि मम्मी पापा और उनके बच्चे, यानी एकल परिवार या नाभिकीय परिवार या केंद्रीय परिवार, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, कौन, उनके अविवाहित बच्चे, ये एकल परिवार के लिए है। और भाई एकल परिवार में कम से कम 2 पीढ़ी होंगी, माता पिता और उनके बच्चे यानी अविवाहित बच्चे। भैया आत्मनिर्भर होते हैं एकल परिवार में, कोई भी निर्णय लेना है तो स्वयं ले सकते हैं। ये एकल परिवार का बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि स्वयं से निर्णय लेना बहुत ही आसान होता है, और आत्मनिर्भर भी होते हैं। भैया खुद के ऊपर डिपेंड है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, खुद ही निर्णय ले सकते हैं, अपने निर्णय अपने हाथ हैं, और आत्मनिर्भर भी है। अगला देखते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है, संयुक्त परिवार में कम से कम 3 पीढ़ी होना आवश्यक है। 3 पीढ़ी कहने का मतलब है कि माता पिता दादा दादी और उनके बच्चे, यानी कि 3 पीढ़ी, दादा दादी माता पिता और माता पिता के बच्चे, 3 पीढ़ी हुई। यानी कि कह सकते हैं माता पिता और उनके विवाहित बच्चे, ये क्या है, संयुक्त परिवार के लिए है। संयुक्त परिवार में देखिए कितने भी लोग रहते हो, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी, जो भी लोग रह रहे हैं वो संयुक्त परिवार का हिस्सा है। और संयुक्त परिवार में खाना साथ में बनता है, तो संयुक्त रसोई होती है। रसोई भी क्या होगी, संयुक्त होगी। पूजा घर होगा, पूजा घर भी संयुक्त होगा, संयुक्त रूप से पूजा करेंगे। ये नहीं है कि भैया चाचा के लिए अलग मंदिर बना दिया एक बहुत बड़ा सा और उनके बच्चों के लिए अलग मंदिर बना दिया, नहीं। संयुक्त परिवार में पूजा पाठ एक साथ ही करेंगे। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट कि यदि
सभी लोग साथ में रह रहे हैं, सभी लोग कमा रहे हैं, तो उनकी संपत्ति भी एक साथ संयुक्त रूप से इकट्ठी की जाएगी। उसमें ये नहीं है कि ये अपना खर्चा ये अलग चलाएगा, ये अलग चलाएगा, यानी कि जितना भी कमा रहे हो भैया रख दो दादा के हाथ में, वही सबसे बड़े हैं, मुखिया वही हैं, घर के मुखिया हैं, तो उनके हाथ में रख दो सारी संपत्ति, क्योंकि आपका संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में जितनी भी संपत्ति होती है वो एक साथ इकट्ठा होती है। एक और देखते हैं, पितृ स्थानीय परिवार। पितृ स्थानीय परिवार क्या होता है? पितृ स्थानीय परिवार जो होता है, जो लड़का शादी के बाद अपने घर ही रहता है, यानी कि बहू को लेकर आता है और अपने घर पे रहता है, ये होता है पितृ स्थानीय परिवार। ये है मातृ स्थानीय परिवार। मातृ स्थानीय परिवार में क्या होता है? मातृ स्थानीय परिवार में लड़कियों के यहाँ पे लड़का आके रहते हैं, यानी कि लड़की शादी करके लाएगी तो लड़के उनके ही परिवार में जाकर के रहेंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं मातृ स्थानीय परिवार और पितृ स्थानीय परिवार। समझ में आया कि पितृ स्थानीय परिवार क्या है? पितृ स्थानीय परिवार में जो वधू होती है, बहू होती है, वो लड़के के परिवार में ही रहती है। आगे देखते हैं संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, यानी कि जो परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, वो टूटता है तो क्यों टूटता है, क्या कारण है जो संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। भाई हम देखेंगे संयुक्त परिवार के विघटन के कारण कैसे टूटते हैं। सबसे पहला, परिवार अधिक बड़ा होना। भाई सबसे ज़्यादा बड़ा यदि परिवार होगा तो वो टूटेगा ही टूटेगा। यदि हद से ज़्यादा परिवार बड़ा होगा तो वो टूटेगा, क्योंकि किसी के भी मतभेद एक समान नहीं होंगे, और जब मतभेद होते हैं या मत समान नहीं होते हैं और भेद जब अलग अलग होंगे तो परिवार में आपसी कलह होगी, और कलह होगी तो परिवार क्या होंगे? टूटेंगे। तो पहला क्या देखा हमने? परिवार अधिक बड़ा होना, बड़ा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा देखते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। भाई परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो बिल्कुल ही टूटेगा। संयुक्त परिवार में कोई एक व्यक्ति कमा रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति कमा रहा है और उसी व्यक्ति की कमाई से पूरे लोग या पूरे परिवार के सदस्य खा रहे हैं या अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, जो भी है, लेकिन कमाने वाला एक है और सदस्य ज़्यादा है, तो क्या होगा? भाई परिवार टूटेगा, क्योंकि प्रत्येक के मन में ये चीज़ आएगी कि अकेला कमाए और लोग काम ना करें। समझ रहे हैं? तो एक लोग यदि कमाएगा तो उसके मन में भी आएगा, तो वहाँ भी कलह होंगी, और कलह होंगी तो क्या होगा? परिवार बिखरेगा। अब देखते हैं अगला, परिवार के सदस्यों को बाहर जाकर नौकरी करना। मान लीजिए परिवार संयुक्त परिवार है, उसमें लोग रह रहे हैं, शिक्षित हुए और नौकरी करने के लिए बाहर चले गए। जब बाहर चले जाएंगे तो परिवार बिखरेगा। परिवार में लोग बाहर ही चले जाएंगे तो परिवार क्या होगा? बिखर जाएगा। कहीं कोई दूसरी जगह काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा? परिवार बिखरेगा। अगला देखते हैं स्वतंत्र रहने की इच्छा। ये देखिए स्वतंत्र रहने की इच्छा, क्योंकि शादियां हुई या लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी है, स्वतंत्र रहने की इच्छा, किसी के मन में कोई चीज़ जाहिर हुई, किसी को निर्णय लेने की निर्णय लेना है स्वयं से, तो वो क्या करेगा कि निर्णय स्वयं तो नहीं ले सकता, क्योंकि संयुक्त परिवार में सबके मतभेद अलग अलग हैं और सबसे पूछना पड़ेगा कि मैं ये फलाना काम कर लूँ या ना करूँ, कोई भी काम कर लूँ या ना करूँ, तो उसके लिए हमें सबसे क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। लेकिन स्वतंत्र रहने की इच्छा, और लोग क्या कहते हैं कि मैं स्वतंत्र रहूँ, मेरे निर्णय स्वयं के हों, किसी को पूछना ना पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि परिवार विघटित होगा, यानी स्वतंत्र रहने की इच्छा। अगला, विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा।
यानी कि कोई कमा रहा है और एक उड़ा रहा है, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए अपने सारे शौक मौज कर रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, परिवार बिखरेगा। अगला देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भैया, सबसे ज़्यादा जो परिवार टूटते हैं उसका कारण यही है, परिवार के मामलों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप या दखल। यदि बाहरी लोग हमारे परिवार में दखल देने लग गए या हमने उनको इंटरफेयर कर लिया अपने परिवार के कार्यों में, तो वो परिवार निश्चित ही रूप से टूटेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ये सुखी रहें। आज का ज़माना तो यही है, लेकिन सभी को सुखी से रहना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को अपने सुख से या अपने दुख से दुख नहीं है, दूसरे के सुख से दुख है। ठीक है, तो ये है परिवार के मामलों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप। अगला देखते हैं, सामाजिक बुराइयां। भाई समाज में बुराइयां क्या है? समाज की बुराइयां, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। और समाज की बुराइयां क्या होती है भैया? वही है समाज की बिना स्वीकृति के किया गया कार्य। जिस कार्य को समाज स्वीकृति नहीं देता है, उसके विरोध में कोई काम करता है, तो समाज से क्या मिलेंगी? बुराइयां। अब उन्हें रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए, देखते हैं। पहला है बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध ये क्या है? बाल श्रम निषेध 1986 अधिनियम पूछ लेगा कि बाल श्रम अधिनियम कब आया? 1986 में। बाल श्रम अधिनियम कब है? 1986 में। आपको ऑप्शन दे देगा बाल श्रम अधिनियम, और ऑप्शन दे देगा 1986, 2006, 1961 और 2008। तो आप क्या लगाएंगे? 1986। बाल श्रम, बाल श्रम अभी आगे चल के एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। बाल श्रम में क्या होता है, बाल विवाह में क्या होता है, दहेज प्रथा क्या है, चोरी क्या है, धूम्रपान क्या है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया? 2006। बाल विवाह अधिनियम कब आया? 2006। दहेज प्रथा अधिनियम कब आया? 1961। चोरी का भी प्रावधान, इसकी जो धाराएं हैं ये आईपीसी में दिए हुए हैं वर्णन। और धूम्रपान अधिनियम 2008 आपने देखा होगा, कोई मूवी भी देखी होगी, उसमें भी लिखा रहता है कि धूम्रपान वर्जित है, या फिर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो धूम्रपान वर्जित है। ठीक है, तो इसलिए धूम्रपान अधिनियम कब आया? 2008। तो ऑप्शन दे देगा, और आपसे ये चीज़ें आपके सिलेबस में रीट में दी हुई हैं, और आपसे पूछ लेगा कि ये अधिनियम कब आया और ये क्या आया। बाल श्रम, बाल श्रम क्या है? बाल श्रम बालक के द्वारा, एक सरकार के द्वारा एक निश्चित एज है, उससे यदि पहले आपने बालकों से कोई कार्य कराया तो आपको सजा होगी, बिल्कुल ही होगी, निश्चित रूप से होगी। तो संविधान के अनुच्छेद, संविधान के आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध भी बताया गया है। यह संविधान में मौलिक अधिकार के तौर पर भी दिया गया है। मौलिक अधिकार पर क्या दिया गया है कि आर्टिकल 24 में बालकों से श्रम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 24 आर्टिकल के तहत। और उसमें एज बताई गई है 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम बच्चों से आप लोग कार्य नहीं करवा सकते, क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। और इसी में यदि एक बात कहें, आर्टिकल 21 का या आर्टिकल 21A, उसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि उनका मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का। ठीक है, अगर हम उनके मौलिक अधिकारों का ही हनन करेंगे फिर भी केस होगा, क्योंकि ये भी बाल श्रम की श्रेणी में आता है। किसी भी कारखाने में या किसी भी फैक्ट्री में हम 14 वर्ष से कम के बच्चे को नहीं ले सकते। कुछ जगह पर कारखानों में भी ये है 15 वर्ष भी होता है, किसी में 18 वर्ष भी होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ बच्चों के लिए जोखिम भरा कार्य है वहाँ पे हम उनसे कार्य नहीं करवा सकते।
लेकिन हाँ एक चीज़ है कि यदि बच्चे अपना स्कूल पूरा करने के बाद में अपने परिवार के कार्य में हाथ बटा सकते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकती है उसमें कार्य में हाथ बटा सकते हैं, लेकिन उसके भी नियम कानून है, लेकिन स्कूल के पश्चात ही ये कार्य कर सकते हैं। बाल विवाह अधिनियम एकदम डीप से हम इसे भी क्लियर करेंगे क्या है बाल विवाह निषेध अधिनियम, यानी कि बालकों की आयु निर्धारित की गई है कि इस उम्र से पहले किसी को शादी नहीं होगी, अगर होती है तो वो किसमें आएगा, बाल विवाह अधिनियम एक्ट के तहत उसको सजा होगी। और बाल विवाह के लिए यानी कि शादी के लिए जो एज बताई गई है वो एज है आपकी, फीमेल के लिए है 18 वर्ष और मेल के लिए है 21 वर्ष। यानी इस एज से पहले यदि कोई विवाह करता है तो वो बाल विवाह एक्ट के तहत मुजरिम होगा, ठीक है, या जो कराता है वो भी मुजरिम होगा। दहेज प्रथा में क्या है, यदि कोई वर पक्ष या वधू पक्ष, क्योंकि वर पक्ष यदि दहेज मांगता है और दबाव के कारण लोग दहेज देते हैं, यदि वो देता है तो वो दहेज प्रथा के तौर पे आएगा। दहेज प्रथा अधिनियम कब, दहेज प्रथा अधिनियम 1961, ठीक है। और यदि वो कुछ लोग कहते हैं उपहार स्वरूप कुछ नहीं होता, दहेज तो दहेज है, ठीक है। अगला है चोरी के लिए आईपीसी में वर्णन है, चोरी के लिए आईपीसी में वर्णन है 378 आईपीसी है, उनमें क्या है, ये है कि चोरी के लिए वर्णन है आईपीसी की धाराओं में, ठीक है। धूम्रपान या नशाखोरी, यदि आप लोग नशाखोरी या धूम्रपान पब्लिक प्लेस पे करते हैं तो आपको सजा होगी, आप मुजरिम हैं। तो ये चारों के चारों टॉपिक हम बारीकी से देखेंगे। बाल श्रम क्या है, दहेज प्रथा क्या है, चोरी क्या है और धूम्रपान या नशाखोरी क्या है, इन एक्ट के तहत कब कब आए, कैसे कैसे लागू हुए, क्या हुए, और हम बता दें आगे की चीज़ें भी देखेंगे। इनके सुधार के लिए हमने क्या क्या किया है, या वर्ल्ड लेवल पे क्या है, यूनिसेफ भी है, ठीक है, और भी चीज़ें देखेंगे, कुछ संस्थाएं भी हैं, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।